सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की यह थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की मुख्य धारा क्या होता है, जिसे हम मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं होती हैं, इसके कौन कौन से घटक होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग में भी आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा की मुख्य धारा क्या होता है, इसे हम मुख्य धाराकरण भी बोलते हैं। तब आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का मुख्य धाराकरण, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन। एक बार पेपर में शिक्षा की मुख्य धारा के नाम से भी आ गया था, तो ये भी आप याद रखना। देखो, मुख्य धाराकरण क्या होता है। किसी भी चीज को मेन धारा से जोड़ना हमारा मुख्य धाराकरण कहलाता है। मतलब मुख्य धारा से कुछ भी हम जोड़ रहे हैं वो मुख्य धाराकरण कहलाता है। एक नदी है, वो ऐसे चल रही है, उसकी मेन धारा ये है, तो उसकी जो छोटी छोटी धाराएं हैं उन धाराओं को हमें पीछे नहीं रहने देना है, इस मेन धारा से ही जोड़ना है। इसे हम बोलते हैं मुख्य धाराकरण। मतलब जो हमारी मेन धारा चल रही है किसी चीज की, और जो छोटी मोटी धाराएं हैं उन्हें उस मेन धारा से जोड़ना मुख्य धाराकरण कहलाता है। ठीक यही मतलब होता है इसका शिक्षा के क्षेत्र में भी। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा कौन सी होती है। सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह हमारी मुख्य धारा होती है। सबसे हमारी मुख्य शिक्षा वही होती है कि सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे देख नहीं सकते वे अलग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो मुख्य धारा तो नहीं है। चल फिर नहीं सकते वे अलग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मंदबुद्धि बच्चे अलग जगह पर पढ़ रहे हैं, वो हमारी मेन धारा तो नहीं है, वे तो सेकेंडरी छोटी छोटी धाराएं हैं। मुख्य धारा क्या है, सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर तो यहीं पढ़ रहे हैं, हर जगह सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तब हमारी शिक्षा की मुख्य धारा वही है। अगर हम कोई कानून वगैरह लेकर आते हैं तो सबसे पहले अपनी मुख्य धारा को ही आधार मानते हैं और उसे ही आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा का मुख्य धाराकरण क्या है, शिक्षा की इस मुख्य धारा से सभी दूसरी धाराओं को जोड़ना। मतलब सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं विद्यालयों में जो बच्चे देख नहीं सकते वे भी पढ़े, जिससे कि जो बच्चे दूसरी जगह पढ़ रहे थे वे मुख्य धारा से जुड़ जाएं। अगर सामान्य बच्चे सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो तो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा हो गई। लेकिन जो बच्चे देख नहीं सकते वे अलग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वे मुख्य धारा से अलग हो गए, मुख्य धारा में नहीं है वे। इस वजह से इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने को यह मुख्य धाराकरण बोलते हैं। अब मुख्य धाराकरण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि अपाहिज, अपंग या विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही हमें ज्ञान प्रदान करना है, अर्थात उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब आप मतलब समझ पाए होंगे इसका क्या होता है। तो मुख्य धारा का मतलब क्या हुआ, जो अपंग बच्चे हैं, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, मंदबुद्धि बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, अर्थात सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही ज्ञान प्रदान करना है हमें। तो ये होता है हमारा मुख्य धाराकरण। मतलब विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही हमें शिक्षा प्रदान करनी है। शिक्षा की जो हमारी मुख्य धारा, मेन धारा जो हमारी चल रही है शिक्षा की, उसी धारा से विशिष्ट बालकों को भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि उनके लिए हम अलग से शिक्षा की व्यवस्था करें। जहाँ तक भी संभव है, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उन्हें हमें अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, अर्थात सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करनी है। यही मतलब हमारा होता है समावेशी शिक्षा का भी। अब देखो, समावेशी शिक्षा है ना, वो इस विचारधारा का ही एक फल है। हमारे मन में एक विचारधारा आई कि हमें शिक्षा का मुख्य धाराकरण करना है। मतलब क्या करना है, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को पढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की। तो समावेशी शिक्षा वो एक फल है मुख्य धाराकरण के विचार का। अब आप समझ पाए होंगे मुख्य धाराकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। शिक्षा के मुख्य धाराकरण से आशय बाधित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से होता है। वही बात है, मुख्य धाराकरण से आशय क्या होता है, जो बाधित बालक है, अपाहिज है, अपंग है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से, जो हमारी मेन धारा चल रही है शिक्षा की, उससे जोड़ना है, न कि उससे अलग कर देना है। अगर हम सामान्य बालकों से अलग अपंग बालकों को शिक्षा देंगे तो हमारी जो मुख्य धारा है उससे हट जाएंगे ये बच्चे। हमें हटाने नहीं है, अपनी मुख्य धारा में ही इन्हें बनाए रखना है, लेकर आना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो कि ये वाला की है, समाज में कुछ सामान्य छात्र होते हैं तथा कुछ बाधित छात्र होते हैं। सामान्य छात्रों की सामान्य कक्षाओं में सामान्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे वे ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
लेकिन बाधित छात्रों को शिक्षा के विशेष अवसर न मिलने के कारण वे किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं सामान्य बालकों से, अर्थात वे शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं बने रहते। अगर इन्हें विशेष अवसर वगैरह नहीं मिलेंगे, ये पिछड़ जाएंगे सामान्य बालकों से। अगर इनकी अलग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो भी ये इनसे अलग ही हो जाते हैं। इनका जो विकास है सामान्य बालकों जैसा नहीं रहता, तो वहां पर भी ये पिछड़ ही जाते हैं। इस कारण बाधित बालकों को सामान्य छात्रों के साथ विशेष सुविधाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इसे ही शिक्षा का मुख्य धाराकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो ये बाधित बालक हैं इन्हें हम सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ाएंगे, विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे यह इनके साथ बने रह सके। इस बच्चे को नॉर्मल लेक्चर ले रहे हैं हम, लेकिन इसे थोड़े से हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए, सहायक सामग्री यूज की, जिससे कि इस बच्चे को भी जल्दी समझ में आ गया और ये बच्चा भी इसके बराबर ज्ञान सीखता हुआ आगे बढ़ा। तो ये बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, मुख्य धारा से पिछड़ा नहीं है। इसे शिक्षा का मुख्य धाराकरण कहते हैं। अतः शिक्षा की मुख्य धारा से अभिप्राय बाधित, मतलब बाधित छात्र जो पूरी तरह से अपंग नहीं है, वे नहीं बाधित। जहां तक संभव होता है वहां तक हम बाधित छात्रों को सामान्य बच्चों के साथ ज्ञान प्रदान करते हैं। तो शिक्षा की मुख्य धाराकरण से क्या आशय होता है, बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं। बालकों को उचित साधनों के द्वारा सामान्य शिक्षाओं में शिक्षण प्रदान करने से होता है। अगर जो बालक पूर्ण रूप से अपंग है उसे हम सामान्य कक्षा में ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। जो बिल्कुल देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उससे ज्ञान प्रदान करने में ज़्यादा समस्या होती है। इसके लिए विशेष विद्यालय ही खोले गए हैं। तो बाधित बालकों को हम कोशिश करते हैं जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करें। इसे ही हम बोलते हैं शिक्षा का मुख्य धाराकरण। मुख्य धारा का मतलब है एक सामान्य कक्षा में कुछ अपंग छात्रों को शिक्षा के लिए समावेशित करना। मुख्य धारा का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को गैर विकलांग बच्चों के साथ समायोजित करके उन्हें नियमित शिक्षा के अनुकूल बनाने में मदद करना है। यह शिक्षा एक वास्तविक दुनिया का वातावरण प्रदान करता है। ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण जीवन के कौशल सीखे जाते हैं तथा छात्र सामाजिकरण का भी पाठ सीखते हैं। अतः मुख्य धारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें अक्षम बच्चों को शिक्षा की नियमित धारा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। जो हमारी नियमित मेन धारा है उसमें ही हम अक्षम बच्चों को भी ज्ञान प्रदान करेंगे। ये होता है मुख्य धाराकरण। इससे क्या फायदा होता है, जो सामान्य बच्चे हैं ठीक ठाक हैं, वे अपंग बच्चों के साथ रहना सीख जाते हैं, उनके साथ सामान्य व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो जब बड़े होते हैं वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं रहता, एक साथ प्यार व सद्भावना के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर जो हमारे अपंग बच्चे हैं वे बच्चे भी अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वे बच्चे भी सोचते हैं कि जैसे सामान्य बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है ठीक उसी प्रकार वहीं पर बैठकर मैं भी सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। तो अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हैं। तब शिक्षा की मुख्य धारा का ये एक लाभ है। अब इसकी दो डेफिनेशन दे देते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दो डेफिनेशन देने होते हैं। स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट ने क्या कहा है, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। वही बात है, आसान सा है कि सामान्य बच्चों के साथ ही हम अपंग बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। कॉफमैन की भी एक डेफिनेशन है, थोड़ी टफ है, आप पढ़ लेना। शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली छात्रों के सांसारिक अनुदेशनात्मक सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसकी सामान्य व विशेष शिक्षा प्रशासकीय अनुदेशनात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। तो ये डेफिनेशन है दो, कोई दूसरी आपको मिलती है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको दो डेफिनेशन पेपर में लिखनी है। स्टीफन व ब्लैकहर्ट की तो आसान है, तो आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये कहाँ से आया हमारा शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैम्यूल ग्रिडले होवे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। होवे ने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण, मतलब जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में रुचि दिखाई थी। होवे ने जो अंध बालकों की शिक्षा को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में प्रदान करने पर बल दिया, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक समायोजन के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये जो मुख्य धाराकरण है हमारा, ये कहाँ से आया, ये होवे के द्वारा दिया गया था, सैम्यूल ग्रिडले होवे के द्वारा। होवे ने क्या किया, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उन बालकों की शिक्षा में रुचि दिखाई
अंध बालक देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। होवे ने क्या किया, ऐसे बालकों को कहा कि सामान्य बच्चों के साथ उन्हें पढ़ना चाहिए और इसने पढ़ाने पर बल दिया। इससे क्या होगा, सामाजिक समायोजन, उनका सामाजिक विकास अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ समायोजन, मेलजोल, उनका एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बचपन से वे एक साथ पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपंग अर्थात शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के संपर्क में रखने की बात की। इनके विचारों के बाद ही सन 1975 में अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय का प्रारंभ किया गया तथा बाद में अपंगों की शिक्षा के लिए भी एक्ट बनाया गया। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वह भी मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। हमारे मन में विचार आया कि शिक्षा की मुख्य धारा होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। जो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा चल रही है उसी मुख्य धारा में जो विशिष्ट बालक है वे भी होने चाहिए। विशिष्ट बालकों के लिए अलग से ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था मत करो, जो शिक्षा की मुख्य धारा चल रही है उसी शिक्षा की मुख्य धारा से उन्हें भी जोड़ो, इसे मुख्य धाराकरण बोलते हैं। तो अब कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, उसे हम बाद में समावेशी शिक्षा में पढ़ते हैं कि फिर हमने समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की। समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को एक साथ पढ़ाएंगे, हम एक विद्यालय में पढ़ाएंगे, वो समावेशी शिक्षा होगी। तो ये शिक्षा के मुख्य धाराकरण का जो आंदोलन था उसी का परिणाम निकला हमारा समावेशी शिक्षा। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में ये आ जाता है मुख्य धाराकरण क्या होता है, विशेषताएं लिखिए, इस तरह से शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला है यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब समानता, सब बच्चे समान है, भेदभाव मत करो। जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए अलग विद्यालय खोल रही हो, जो बच्चा देख रहा है उसके लिए अलग विद्यालय खोल रही है, तो ये भेदभाव हुआ। तो भेदभाव मत करो। इसकी एक विशेषता है कि समानता के सिद्धांत पर आधारित है, भेदभाव नहीं करती है। इसमें सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है। मतलब ये हमारे संविधान के नियमों का भी पालन करती है शिक्षा का मुख्य धाराकरण। इसके अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम सभी विद्यार्थियों को विशेष स्कूल प्रावधानों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं, सभी विकलांग बच्चों को विशेष स्कूलों की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा ही विकलांग है उसे विशेष स्कूलों की आवश्यकता है। जो सामान्य रूप से विकलांग है उसे सामान्य स्कूलों में भेजो। मुख्य धाराकरण में माना जाता है कि यदि बच्चे की गंभीर शारीरिक व मानसिक स्थिति है तो ही उन्हें विशेष स्कूलों में शिक्षा देने की आवश्यकता है तथा तभी उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सही बात है, ये इसका सिद्धांत है। इसमें हल्के या मध्यम शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य स्कूलों से जोड़ा जाता है, अर्थात मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। शिक्षा के मुख्य धाराकरण में क्या होता है, हल्के या मध्यम शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम जो बच्चे हैं, हल्के फुल्के जो विकलांग बच्चे हैं, उन बच्चों को सामान्य स्कूलों में जोड़ा जाता है, मतलब शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाता है उन्हें। सक्षम तथा अक्षम छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करने से सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास अच्छे से होता है, ये इसका मानना है शिक्षा की मुख्य धाराकरण का। नेक्स्ट विशेषता है इसकी, मुख्य धाराकरण में एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों परिविधियों आदि का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट बैठा है, एक ठप बैठा है, एक देख नहीं सकता, एक सुन नहीं सकता, तो एक शिक्षक को सभी के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा, तभी सभी समझेंगे। एक नियमित कक्षा में शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सहायक सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो कि अक्षम बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों और स्कूलों को सुसज्जित करना है। जैसे कि स्कूल परिसर में रैंप बनाना ताकि बच्चों को चलने में कठिनाई न हो, अपने व्हीलचेयर का प्रयोग करना जिससे कि बच्चे परिसर में आसानी से घूम सके, नेत्रहीनों के लिए दीवारों पर कंक्रीट के प्रतीक बनवाना जिससे कि वे भी अपना पढ़ सके और दिशा निर्देश प्राप्त कर सके। तो शिक्षा की मुख्य धाराकरण के लिए क्या जरूरी है कि हमारे जो स्कूल है उसके संस्थागत ढांचे में भी परिवर्तन लाना है, हमें अपने स्कूल को वगैरह को सुसज्जित करना है, जो सहायक सेवाएं हैं हमारी उन्हें भी सही करना है। जो हमारा विद्यालय है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं, जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बनी है, इसकी जगह पर एक रैंप बनवा सकते हैं, जैसा हॉस्पिटल में होता है रैंप। तो जो बच्चे सही से देख नहीं सकते, उन्हें सीढ़ियों पर चलने में दिक्कत हो रही है, वे रैंप से आ सकते हैं, या व्हील चेयर वाले जो बच्चे हैं वे रैंप से चढ़ सकते हैं। तो ये शिक्षा के मुख्य धाराकरण में होता है। इसके अलावा स्कूलों में हम जो निर्देश लिखते हैं शौचालय वगैरह, तो वे हम उसमें भी लिख सकते हैं प्रतीकों के द्वारा, जिससे कि जो बच्चे देख नहीं सकते ठीक ठाक में अपने हाथों से छूकर महसूस कर लें। तो ये भी हमें शिक्षा के मुख्य धाराकरण में करना पड़ता है। इसमें शिक्षक प्रधानाचार्य आदि को अपने अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। अब शिक्षा के मुख्य धाराकरण में सभी को अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए। अगर उन्हें यह नहीं पता होगा उनका क्या काम है, तो ये हमारा पूरा सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। अक्षम बालकों की
शिक्षा की व्यवस्था माता पिता की देखरेख में होती है। तो मुख्य धाराकरण में क्या होता है, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं वे माता पिता की देखरेख में होते हैं। माता पिता आते रहते हैं, मिलते रहते हैं उनसे। अगर कहीं बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में बच्चे, तो माता पिता आते रहते हैं। तो माता पिता की देखरेख में होती है। माता पिता से संपर्क बनाए रखना पड़ता है हमें, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अब इसके घटक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे मेन स्ट्रीमिंग के। सबसे पहला तो होता है शिक्षा में एकीकरण। मतलब एक करना है हमें, शिक्षा को अलग अलग नहीं फैलाना कि एक शिक्षा यहाँ पर चल रही है हमारी, एक वहाँ पर चल रही है, एक वहाँ पर चल रही है। एक करना है हमें शिक्षा को। तो बिना एकीकरण के तो हमारे मुख्य धारा पूरा नहीं होगा। शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन, प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें पूरी अपनी, कि प्लानिंग हमारी कैसे होगा, कैसे मुख्य धाराकरण को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार क्लासेस चलेंगी, किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ वगैरह वगैरह होगी। तो पूरी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। शिक्षक प्रशिक्षण, अब ना टीचर को भी ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि अगर कोई अनट्रेन टीचर है वो नहीं पढ़ा सकता ऐसे बच्चों को, ऐसी क्लास को जहाँ पर सामान्य बच्चा भी है, इंटेलिजेंट भी है, ठप भी है और जो अपाहिज है वो भी है। सभी बच्चों को मैनेज करना एक अनट्रेन टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा। उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, सभी को हमें बताना होगा कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे क्या उत्तरदायित्व है। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होना है, किस किस को क्या करना है, स्कूल मैनेजमेंट किसके काम किसका है। इसके अलावा जो ये मैनेजमेंट जो हमारा विद्यालय में जो भी हम करते हैं वो किसको कब कैसे करना है। तो सभी को अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए, ये हमें करना पड़ता है। बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपके सीटेट और यूपीटेट में बहुत काम आएगा। शिक्षा की मुख्य धाराकरण में या फिर समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम बाला बोलते हैं। बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, मतलब हम बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं सहायक सामग्री के रूप में। ये बाला आता है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है कि बाला की फुल फॉर्म क्या है। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स है, हमारे जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उसका सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है जो घटक है वह है शिक्षा में एकीकरण, इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। तो देखो शिक्षा में एकीकरण तो हमें करना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षा को एक नहीं करेंगे तो हमारा शिक्षा की मुख्य धाराकरण का पर्पज है ये वेस्ट ही हो जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। तो एकीकरण पृथकीकरण से बिल्कुल विपरीत होता है। पृथकीकरण में बाधित बालकों को सामान्य बालकों से पृथक करके अलग विशेष शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पृथकीकरण में तो क्या होता है, हम विशेष शिक्षा देते हैं बच्चों को। देखो जो विशेष शिक्षा चल रही है ना, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए हमने अलग से विद्यालय खोला है और उस विद्यालय में सभी बच्चे में पढ़ रहे हैं जो देख नहीं सकते, उसे हम शिक्षा का मुख्य धाराकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी मुख्य धारा की जो शिक्षा है उससे अलग है। तो इस वजह से वो होता है हमारा पृथकीकरण, हमने पृथक कर दिया है। तो पृथकीकरण बिल्कुल अलग होता है एकीकरण से। पृथकीकरण में हम विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, विशेष शिक्षण संस्थाओं में बाधित बालकों को शिक्षा देते हैं। इसके विपरीत एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के समान सीखने के अवसर देती है। इसमें सामान्य तथा बाधित बालकों को एकीकृत करके एक ही स्थान पर एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है। इससे सभी छात्र एक दूसरे के साथ संयोजन करना सीख जाते हैं और उनका सामाजिक विकास अच्छे से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन। हमें प्लानिंग भी करनी होगी, कैसे कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कैसे कैसे हमारा सेशन रहेगा, जिससे कि ये जो हमारा शिक्षा का मुख्य धाराकरण है वो सफल हो जाए। मुख्य धाराकरण के लिए बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए एक शिक्षक को विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करना पड़ता है। इसमें एक शिक्षक को सभी प्रकार के बालकों की रुचि, अक्षमता, आवश्यकता आदि का ध्यान रखना पड़ता है तथा उसी के अनुरूप अपने कार्यक्रमों का निर्माण करना पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्माण करते समय एक शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी विशिष्ट बालक कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लें तथा कार्यक्रम का पूर्ण लाभ उठाएं। इसके लिए विशेष सुविधा देने वाले कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए। मतलब हमें अपनी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि सभी बालक कुछ ना कुछ काम करें, मतलब उनकी सभी कार्यों में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो। ऐसा नहीं है कि सामान्य बालक सभी काम कर रहे हैं और जो हमारे अपंग छात्र हैं वे बैठे ही हुए हैं चुपचाप। इस तरह से हमें अपनी प्लानिंग करनी है कि सभी छात्र टीचर के साथ इंटरेक्शन करें, सभी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। इस तरह से हमें अपनी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। अगर हम टीचर को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो इस प्रकार की जो ऐसी कक्षा है, हमारी समावेशी कक्षा है या फिर मुख्य धाराकरण के बाद जो हमारी कक्षा बनकर हमारे सामने आई है वो कक्षा है, उसमें नहीं पढ़ा पाएगा एक अनट्रेन्ड टीचर। शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा की मुख्य धारा का एक अहम घटक है। एक प्रशिक्षित व सक्षम शिक्षक के अभाव में मुख्य धाराकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सामान्य
शिक्षकों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे सामान्य कक्षा में आए हुए सभी बाधित बालकों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट हो जाता है हमारा उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि को अपने अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए। इससे इनकी क्रियाओं में स्पष्टता आती है। शिक्षा की मुख्य धारा में सभी विशिष्ट बालकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सामान्य शिक्षक को ही प्रदान की जाती है। अब देखो क्या होता है, जो हमारा सामान्य स्कूल चल रहा है उसमें एक सामान्य टीचर सामान्य बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी में हमने 4-5 अपंग बच्चों को बैठा दिया और ये जो सामान्य शिक्षक था, शिक्षक नहीं चेंज किया हमने, इसी सामान्य शिक्षक को हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाया हमने कि यह शिक्षक अपंग छात्रों को भी पढ़ा सके। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मुख्य धाराकरण में हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी सामान्य शिक्षक को ही देते हैं, कोई विशेष शिक्षक नहीं लाते। लेकिन कभी कभी विशेष शिक्षकों को भी संस्था द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। जब ये दोनों शिक्षक एक साथ बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसी स्थिति में इनको अपने उत्तरदायित्व का स्पष्ट होना चाहिए। देखो सामान्य शिक्षा की जो हमारा शिक्षा का मुख्य धाराकरण है, इसमें सामान्य शिक्षा की सभी छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, चाहे वह अपाहिज बच्चा हो, अपंग हो, चाहे सामान्य हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रेन टीचर भी आ जाते हैं इनसे हालचाल पूछने के लिए, हल्का फुल्का से इनको पढ़ाने के लिए। तो अगर उस टाइम आ गया तो 2 टीचर क्लास में हो जाएंगे, दोनों को अपने अपने उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग, यूजिंग बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब देखो BALA, तो ये बाला बन गया, बाला, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, सीटेट यूपीटेट में तो बहुत आता है ये। हमें क्या करना है, शिक्षा के मुख्य धाराकरण में या समावेशी शिक्षा में बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना है। अपनी बिल्डिंग को इस तरह से सजाना है, इस तरह से डेकोरेशन करनी है उसकी, इस तरह से अपनी बिल्डिंग का निर्माण करना है, जिससे कि बच्चे बिल्डिंग से भी कुछ सीखें। टीचर तो सिखा ही रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल की बिल्डिंग है उससे भी कुछ ना कुछ सीखें। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहाड़े लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कोई अच्छे अच्छे कोट्स लिख सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है, उनका ये विचार था, वगैरह वगैरह। तो बच्चे बिल्डिंग को भी पढ़े, बिल्डिंग में जब घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो वे दीवारों पर लिखे हुए जो तथ्य उन्हें पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनके दिमाग में छप जाएंगे वे। मतलब क्या हुआ, बच्चे बिल्डिंग से भी सीख रहे हैं। बिल्डिंग भी हमारा सहायक सामग्री का काम कर रही है। सहायक सामग्री क्या करती है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करती है, मतलब बिल्डिंग भी अब छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रही है। ऐसे हम ग्राफ वगैरह बना सकते हैं पॉपुलेशन वगैरह के, या फिर कुछ और बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, भाषा, एक शब्द को अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं, इससे बच्चों को अलग अलग भाषाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा। कोई हमारी छोटी छोटी पोएट्री होती है वो हम लिख सकते हैं। इस तरह से ग्लोब बना सकते हैं, बच्चे आगे पीछे फिरते रहेंगे, देखते रहेंगे ये क्या है, गोल गोल गम्बू सा, तो उन्हें यहाँ पर लिखा मिल जाएगा प्रशांत महासागर है, ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। तो उनके दिमाग में चीज़ें छपती रहती हैं। इससे क्या हुआ, हमारी बिल्डिंग भी छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रही है। शिक्षा के मुख्य धाराकरण में बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसे संक्षिप्त रूप में बाला कहा जाता है। जैसे विद्यालय की दीवारों पर छात्रों के विषय से संबंधित कुछ तथ्य लिख देते हैं हम, विद्यालय में ग्लोब आदि का 3D का मॉडल बना देते हैं, नेत्रहीनों के लिए दीवारों पर कंक्रीट के प्रतीक के चिन्ह बना देते हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है और दिशा निर्देश भी उन्हें मिल जाते हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरह से क्या हुआ, बिल्डिंग भी छात्रों को कुछ ज्ञान प्रदान कर रही है, कुछ सिखा रही है। इसे हम बोलते हैं यूजिंग बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तब ये आज का हमारा टॉपिक था, शिक्षा का मुख्य धाराकरण। आई होप आसान सा टॉपिक, अब आप समझ पाए होंगे क्या होता है। सभी बच्चों को अपनी जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना शिक्षा का मुख्य धाराकरण कहलाता है। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।